So we were talking about the nidanas. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So we were talking about the dietary causes or the nidan require specific for Kushtha Vyadhi. Here we are talking about psoriasis. So we spoke about Viruddhahar, Guru Ahar, and now we'll be talking about excess liquid. We spoke कि रक्त दुष्टि के जो हेतु है उसमें अति द्रवपान बोला है, तो बहुत ज्यादा प्रमाण में द्रव लेने से भी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। स्निग्ध आहार अति मात्रा में लेने से, मिथ्या आहार, अगर मतलब भूख लगी है खाना नहीं खाया है, भूख नहीं लगी है खाना खाया है, पहले खाया हुआ अन्न आपका पचन नहीं हुआ है फिर भी आपने दोबारा अन्नपान किया है, ये सारे जो है वो मिथ्या आहार है, वो सब नहीं करना है, पेशेंट को बताना जरूरी है। मछली और दूध का साथ में जो प्रयोग है कुष्ठ में बताया है कि वो निषिद्ध है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो शीतवीर्य का है और मत्स्य या जो मछली है वो उष्णवीर्य के, इन दोनों का साथ में जो इन दोनों के साथ में सेवन करने से आम उत्पत्ति होके फिर कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। दुग्धजन्य सारे पदार्थ व्यर्थ है, घृतपान करना सबसे अच्छा है सिवाय घृत, ये पेशेंट को बोलना जरूरी है, वो भी गोघृत। दधी खाना मना है क्योंकि वो क्लेद उत्पत्ति करके फिर कुष्ठ की उत्पत्ति में पैथोजेनेसिस में या संप्राप्ति में एक प्रमुख घटना है जो क्लेद उत्पत्ति है। इसके लिए दधी नहीं खाना है, कर्ड नहीं लेना है, शहद नहीं लेना है, हनी खाने को मना किया है। बहुत बार चाइनीज खाने में या बहुत से फूड में आजकल हनी यूज होता है, मतलब खाना पकाते वक्त जब अग्नि पर खाना होता है, बर्तन होता है, उसी वक्त शहद डाला जाता है, तो वो गलत है पूरी तरह से, उस वजह से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। गुड़ नहीं खाना है और तिल का सेवन मना है। नवान्न और पिष्ठमय अन्न, नवान्न मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अन्न खेतों में आने के बाद उसको 1 साल तक संग्रहित किया जाता था, उसके बाद उसका भोजन में प्रयोग होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्योंकि इससे क्लेद की उत्पत्ति होती है, इसमें आम की उत्पत्ति, इसमें द्रवांश ज्यादा होता है जो क्लेद उत्पत्ति में एक प्रमुख कारण है। इसलिए नवान्न और पिष्ठमय अन्न मतलब सारी मिठाइयाँ जो है वो सब मना है, क्योंकि इस वजह से क्लेद उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अगर पेशेंट को आपको बताना है तो उनको ये कह सकते हैं कि जो अन्न है आपके पास, जो चावल है, दाल है, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा सा भून ले, तो जिस वजह से उसमें कफ का अंश कम हो जाता है और वो पचने में भी लघु हो जाते हैं। ये हम पेशेंट को बता सकते हैं जो अगर उनका ये निदान सेवन चल रहा है तो। इसके बाद आहार के कॉजेज होने के बाद विहारज हेतु है। Just a minute. Okay. तो विहारज हेतु में है सप्रेशन ऑफ वेगों का विधारण करना। इसमें छर्दी वेग विधारण का नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वेगों का विधारण करना एक प्रमुख हेतु है। उसके बाद बहुत ज्यादा ताप, सनलाइट एक्सपोजर, बहुत ज्यादा धूप में घूमना, या फिर बहुत यहाँ पे बताया है शीत उष्ण व्यत्यासात प्रमुख कारण बताया है, जिसमें अगर आप एसी में बैठे हो और अचानक से बाहर धूप है और एकदम से बाहर जा रहे हो, तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इज वन ऑफ द रीजंस। तो पेशेंट को बोलना है कि अगर आप पूरा दिन एसी में काम करते हो तो थोड़ी देर ऐसी बाहर डायरेक्ट धूप में मत जाओ, ऐसी जगह रुको जहाँ पे छा हो, उसके बाद आप टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद बाहर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत थक के आने के बाद भी बहुत ज्यादा पसीना है, तुरंत ठंडे पानी के नीचे, शावर के नीचे नहा लिया, ये भी वन ऑफ द रीजन है। या फिर थक के आने के बाद बहुत प्यास लगी है, तुरंत ठंडा पानी पी लिया, ये सारी चीजें हैं, ये कुष्ठ उत्पन्न करने में बहुत अहम जगह रखती है। इसलिए ये सब पेशेंट को बोलना जरूरी है कि ये सब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सर्शन होना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ये स्पेशली बहुत ज्यादा गुरुअन्न पान करने के बाद अगर एक्सर्शन होता है या एक्सरसाइज होती है तो उससे कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। दिवास्वाप है या रात्रि जागरण है, फिर पंचकर्मा ठीक से नहीं करने से भी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। छर्दी वेग विदारण के बारे में मैंने बताया आपको। उसके बाद मैथुन का सेवन अजीर्ण अवस्था में करना, इससे भी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। बहुत ज्यादा केमिकल यूज, कॉस्मेटिक्स का यूज करना,
ये वन ऑफ द ट्रिगर्स है, और पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर कुष्ठ। उसके बाद मानसिक हेतु है चिंता, शोक, भय, फिर गुरुजनों का अपमान करना, भगवान का अपमान करना, फिर सिंफुल एक्टिविटीज जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें हैं। या फिर एंटी रिचुअल्स है, एंटी सोशल एक्टिविटीज, किसी को मार डालना, ये सारी जो चीजें हैं, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट साइक पे होता है, माइंड पे होता है, जिस वजह से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद मॉडर्न के हिसाब से मेजर कॉजेज है हेरिडिटी, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, क्लाइमेटिक एंड फिजिकल फैक्टर्स, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, मेटाबॉलिक डिजीज, मैलिग्नेंसीज एंड स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद और एक हम अगर देखेंगे कि रक्तहर्ष, रक्तपित्त और आम अतिसार, अगर इसमें इन सारी घटनाओं में, इन सारी अवस्थाओं में अगर स्तंभन चिकित्सा की जाए तो इसकी वजह से भी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुष्ठ की संप्राप्ति देखेंगे जल्दी से। इसमें क्या होता है कि ये जो सारे निदान हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किए, उस वजह से शरीर में त्रिदोषों की प्रकोप होता है। कीटिव में, ये सोरियोसिस में वात कफ की प्रामुख्यता से प्रकोप होके वहां के उसके साथ पित्त भी प्रकोपित होता है। फिर अग्निमांद्य और धात्वाग्निमांद्य होता है, और उस वजह से जो प्रकोपित दोष है वो तिर्यक गति होके सारे शरीर में भ्रमण करते हैं, और जहाँ त्वचा, रक्त और मांस, लसिका, इस जगह पे उनका स्थानसंश होता है, वहां पे वो लॉज हो जाते हैं, वहां पे वो शैथिल्य निर्माण करते हैं, लूजनेस होता है वहां के चैनल्स पे, और क्लेद की उत्पत्ति होती है। क्लेद उत्पत्ति जैसे मैंने बोला प्रमुख घटना है संप्राप्ति में, जो हम लोगों ने अभी निदान डिस्कस किए सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके वजह से क्लेद उत्पत्ति होकर कुष्ठ होता है। इसके लिए वो निदान परिवर्जन चिकित्सा में बहुत संप्राप्ति विघटन में अहम है। उसके बाद क्लेद उत्पत्ति के बाद वहां पे कोथ या त्वचा के वैवर्ण होकर कीटिव कुष्ठ या सोरियोसिस की उत्पत्ति होती है। यह है संप्राप्ति। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व रूप कुष्ठ के क्या है। उसमें अस्वेदम, अतिस्वेद है, पारुष्यम है, अतिश्लक्षणता है। मैंने बाजू में कौन से दोष वहां पे इन्वॉल्व है ये भी लिखा हुआ है। वैवर्ण्य, कंडू, निस्थोद, सुप्तता, दाह, उष्मायमान, फीलिंग ऑफ हीट, गौरवम, शोथ, विसर्प, काय छिद्रेषु उपदेह, परिहर्ष, लोमहर्ष, खरत्वम। काय छिद्रेषु उपदेह मतलब कुछ लेप किया हुआ महसूस होना स्किन के ऊपर। उसके बाद पूर्व रूप अवस्था, सुश्रुत के अनुसार जो पूर्व रूप है उसमें त्वक पारुष्य है, फिर अकस्मात रोमहर्ष है, कंडू है, स्वेद बाहुल्य है, अस्वेदन है, अंग स्वाप है, क्षत विसर्पण है, अचानक से वो क्षत मतलब वो लेजन से वो बढ़ना, अश्रुज कृष्णता है, रेडनेस, ब्लैकिश कलरेशन होना, ये सब सुश्रुत ने बताए हुए हैं जो पूर्व रूप अवस्था है। सुश्रुत ने पूर्व रूप का मैंने स्लाइड यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि सुश्रुत ने चिकित्सा बताते वक्त सुश्रुताचार्य ने बताया है कि पूर्व रूप अवस्था में भी चिकित्सा करने से कुष्ठ की आगे जो उत्पत्ति होने वाली है वो हम टाल सकते हैं। फिर सुश्रुताचार्य एकमेव आचार्य है जिन्होंने कुष्ठ की धातुगत अवस्था पूरे डिटेल में वर्णन की हुई है। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे कुष्ठ की धातुगत अवस्था में। त्वचागत कुष्ठ में क्या क्या है। लॉस ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन, एक्सेसिव पर्स्पिरेशन, माइल्ड इचिंग, डिस्कलरेशन और ड्राइनेस, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं पेशेंट में तो वो त्वचागत कुष्ठ के लक्षण है। ये डायग्नोसिस में काम आएंगे। रक्तगत कुष्ठ के लक्षण में नमनेस ऑफ स्किन है, हॉरिपुलेशंस है, बालों का खड़े हो जाना, एक्सेसिव स्वेटिंग है, इचिंग है और सुपुरेशन है जहाँ पे ऊजिंग होता है या पस फॉर्मेशन है, वो कफ की वजह से रक्तगत कुष्ठ में। मांसगत कुष्ठ में अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े पैचेस होते हैं, ड्राइनेस होता है, ऑफ माउथ, तृष्णा जिस वजह से उत्पन्न होती है, रफनेस होती है, मंडल उत्पत्ति होती है, लेजन्स ज्यादा फॉर्म होते हैं, प्रिकिंग पेन होता है, वहां पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है और इंड्यूरेशन होता है, दैट इज स्थिरत्व और स्टेबिलिटी जो कफ का लक्षण है। ये अगर ये सारे लक्षण आपको पेशेंट में दिखते हैं तो वो कुष्ठ मांसगत है, ये हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद मेदगत कुष्ठ के लक्षण देखेंगे तो उसमें फाउल स्मेल है या फिर उपलिपित होना या सैचुरेट होना लिक्विड के साथ, सॉडनिंग जिसको बोलते हैं, वैसा फीलिंग होता है, पस फॉर्मेशन है, कृमि है जिसमें और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स और गात्र भेदन है। अस्थिगत और मज्जागत कुष्ठ जो है उसमें नासा भंग बताया है, जो नासा है वो गिर जाती है, टूट जाती है, आंखों में रेडनेस होता है, कंजेशन ऑफ आईज, वर्म इन्फेस्टेशंस इन द वुंड्स और स्पीच डिसऑर्डर्स है।
ये सारे अस्थि और मज्जागत कुष्ठ के लक्षण है और ये ट्रीट नहीं करना है क्योंकि ये असाध्य है। शुक्रगत कुष्ठ के लक्षण में पैरालिसिस होते हैं, हैंड पैरालिसिस ऑफ हैंड्स, लॉस ऑफ लिम्ब मूवमेंट, पियर्सिंग पेन इन द बॉडी, इंक्रीज इन द वुंड्स और लेजन्स, एंड ये सारे लक्षण जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जागत में है वो सारे यहाँ पे अगर उपस्थित है तो वो शुक्रगत कुष्ठ के लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। और कुष्ठ में उपद्रव जो बताया है उसमें है पुयस्त्राव, अव्यय पतन, ज्वर, दाह, आरोचक, अंग भेद, तृष्णा, अतिसार, दौर्बल्य और अविपाक है, ये सारे उसके उपद्रव है। और जब ये सारे उपद्रव कुष्ठ में उपस्थित होते हैं तब वो कुष्ठ चिकित्सा के लिए असाध्य होता है। फिर हम बात करेंगे साध्य साध्यत्व की। सोरियासिस ये वात कफ प्रधान कुष्ठ है जो ट्रीटमेंट के लिए सफल मतलब साध्य है, इसलिए वी कैन से दैट सोरियासिस इज कैन बी ट्रीटेड विथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अभी हम चिकित्सा के बारे में बात करेंगे डिटेल में। चिकित्सा चरक ने जो बताई है वात प्रधान चिकित्सा, वात प्रधान कुष्ठ में सोरियासिस में जब वात प्रधानता होगी तो वहां पे हमें घृतपान करना है। कफ प्रधान रहेगा तो वहां वमन करना है। पित्त प्रधानता रहेगी तो उसमें विरेचन और रक्तमोक्षण करना अपेक्षित है। तो वमन के लिए हम क्या यूज करेंगे सोरियासिस में, तो सारे कल्पस्थान में जो जो योग वर्णित है वमन और विरेचन के लिए तो वो सारे यहाँ पे यूज करने हैं। प्रच्छान कर्म करना है हमें जहाँ पे दोष अल्प है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा तरह पे अल्प दोष में हम प्रच्छान कर्म कर सकते हैं, जलौकावचरण कर सकते हैं। जो ज्यादातर किया जाता है सिरावेद करना है जहाँ पे दोष बहुत ज्यादा है। ये चरक का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कुष्ठ को ट्रीट करते वक्त कि जब भी हम जहाँ पे दोषों की प्रकोप ज्यादा है और वहां पे हम जो पेशेंट को शोधन करना जरूरी है वहां पे शोधन तो करना ही चाहिए, लेकिन शोधन करते वक्त बहुत जरूरी ये याद रखना है हमें कि वो रुग्ण का जो अग्नि है उसको हम सुरक्षा उसका संरक्षण करके हमें शोधन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा अतिमात्रा में शोधन करेंगे तो उस वजह से वात प्रकोप होगा और पेशेंट वहां पे दौर्बल्य की उत्पत्ति होकर वहां पे अग्नि का नाश होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीज हम ध्यान में रखें। और स्नेह रक्तमोक्षण के वजह से वात वृद्धि नहीं हो, इसलिए स्नेहपान करना चाहिए कुष्ठ शुद्धि और रक्तमोक्षण से पहले। और जैसे क्या होता है कि शोधन करने के बाद वहां पे रिक्तता आती है या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसलिए दोष निकल जाते हैं और इसलिए वहां पे वायु एकदम फोर्सफुली एंटर हो जाता है, इसलिए स्नेहपान का यहाँ पे महत्व है। उसके बाद पंचकर्म क्या करना चाहिए सोरियोसिस में, हमें वमन करना चाहिए। मदन फल, कुटज फल, यष्टि मधु, इस चूर्ण को पटोल और निम्ब रस के साथ हम वमन के लिए यूज कर सकते हैं। त्रिफ्रुति, दंती, त्रिफला यूज कर सकते हैं। विरेचन के लिए अस्थापन बस्ती के बारे में अगर हम देखेंगे तो अस्थापन कुष्ठ में अस्थापन करने नहीं बोला है, अस्थापन निषिद्ध है कुष्ठ में, लेकिन चरक चिकित्सा में हमें रेफरेंस मिलता है जहाँ पे बोला है कि दारवी, बृहति, पटोल, निम्बत्वक, मदन फल और आरगवत फल, मज्जा, ये सारे द्रव्य अस्थापन के लिए यूज करने चाहिए। जब हमें ग्रंथ में कहीं भी ऐसा मिलता है कि ये व्याधि में ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें उल्लेख मिलता है कि कहीं कहीं उन्होंने रेफरेंसेस दिए कि करना चाहिए। मतलब दोषों की अवस्था देख के, रुग्ण का बल देख के अगर जरूरी है तो हम अस्थापन बस्ती वहां पे कर सकते हैं। अनुवासन का अनुवासन बस्ती के बारे में जो बताया है कि वात वृद्धि के जहाँ लक्षण होते हैं वमन और अस्थापन बस्ती करने के बाद अगर वात वृद्धि के लक्षण है तो वहां पे हमें अनुवासन बस्ती करना चाहिए। अनुवासन बस्ती के लिए जो यूज करना है चरक चिकित्सा अध्याय में आए हुए रेफरेंसेस है, उसमें हम लोग मदन फल, यष्टि, निम्ब, त्वक, कुटज, पटोलमूल, ये सारे जो है इससे सिद्ध स्नेह हम अनुवासन बस्ती के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद नस्य का प्रयोग बोला है शिरोगत अवस्था में कुष्ठ में, स्काल्प सोरियासिस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सैंधव, दंती, मरीच, फाणिज्यक, पिप्पली, करंजक, फल एंड विडंग ये रेफरेंस है, लेकिन इस हम जैसे मैं खुद यूज करती हूँ पंचतिक्त घृत का नस्य पेशेंट को, ब्राह्मी घृत का नस्य या फिर तिक्त घृत का नस्य, ये भी हम यूज कर सकते हैं अवस्था का विचार करके, लक्षण देख के उस हिसाब से हम दे सकते हैं। और वैरेचनिक धूम नस्य का भी सूत्रस्थान अध्याय 5 में रेफरेंस है चरक में, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं कुष्ठ में।
रक्तमोक्षण कहाँ करने बोला है कुष्ठ में? तो जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड पैचेस है, स्टेबल है, काफी जमे हुए, कफ प्रधानता उन उसमें ज्यादा है, ऐसी जगह पे रक्तमोक्षण करने को कहा है। तो उसमें क्या है कि कोई एक कूर्चा होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो वो उस जगह पे पहले नाड़ी स्वेद करना है, उसके बाद वो कूर्चा से या वो इंस्ट्रूमेंट से वो कुष्ठ का स्थान है वहां पे रगड़ना है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग होगी, तो रक्त का उत्क्लेश होगा। वो करने के बाद वहां पे पोटली स्वेदन करना है अनुपरोधक पशु पक्षियों के मांस रस से। वो करने के बाद किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से वो जो वहां पे दोबारा रक्त का उत्क्लेश करना है और वहां पे लेपन करना है। इस तरह से रक्त मोक्षण करने को कहा है। और अल्पदोष जहाँ पे होंगे वहां पे हम लोग जलों का श्रृंग या अलावा यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर जलों का इस्तेमाल करती हूँ रक्त मोक्षण में। और लेपन के जितने भी रेफरेंसेस हमें ग्रंथों में मिलते हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आपको लेपन चिकित्सा करनी है तो पंचकर्म या शोधन करने के बाद, वमन विरेचन करने के बाद लेपन चिकित्सा करेंगे तो उसमें ज्यादातर फायदा होता है और रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं। प्रदेह में मतलब प्रदेह मतलब ऑइंटमेंट एप्लीकेशन होता है। तो तिक्तरस प्रधान अलग अलग घृत है, तेल है, वो हम लोग ऑइंटमेंट के लिए यूज, ऑइंटमेंट के स्वरूप में यूज कर सकते हैं। वज्रघृत जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ सोरियासिस में, उसका मैंने ऑइंटमेंट बनाया हुआ है। और वो ऑइंटमेंट हम लोग, जैसे हम पंचतिक्त घृत का ऑइंटमेंट बना सकते हैं, कुछ कंपनियां बनाती है महातिक्त घृत का ऑइंटमेंट मिलता है। तो वो सारे ऑइंटमेंट्स, क्योंकि लोकल एप्लीकेशन जो सोरियाटिक पेशेंट्स में है वो बहुत लिमिटेड है, एलोपैथी में तो नहीं है। जो एलोपैथी के क्रीम्स, स्टेरॉइड्स लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, उस वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एट्रोफी हो जाती है स्किन की, एपिडर्मल लेयर की, और वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ती है, पेनफुल हो जाते हैं लेजन्स। उसके बाद वो टेम्पररी ठीक होके दोबारा बढ़ते हैं, क्योंकि वहां की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इस वजह से लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। लेकिन वी हैव अ ब्रॉडर स्कोप। मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोकल एप्लीकेशन के लिए अलग अलग घृतों का या फिर तेलों का या फिर यमक का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये एक बात मैं बताना चाहूंगी जो आप करके देखिए। उसके बाद शमन औषधियां जो बताई है वो सारी मेन ट्रीटमेंट का हमारा एम यही होना चाहिए कि तिक्तरस प्रधान होनी चाहिए, क्योंकि हमें रक्त धातु पे काम करना है, रक्त शुद्धि करनी है। रक्त में और मांस में जो आम की या क्लेद की निर्मित हुई है उसे कम करना है। उसके बाद हमें वर्ण्य, उसके बाद हमें वर्ण्य, उसके बाद ओज वृद्धि कर, क्योंकि रसायन चिकित्सा, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि सोरियोसिस जो व्याधि है इसमें फ्लेयर्स और रेकरेंस बहुत ज्यादा है। ये व्याधि पेशेंट हिस्ट्री देता है कि शुरुआत हुई थी मई में, शुरुआत हुई थी, फिर वो कम हो गया, अपने आप कुछ भी नहीं किया। उसके बाद दोबारा ठंडी के सीजन में वापस फ्लेयर हो गया। तो जब तक इम्यूनिटी अच्छी है तब तक ठीक होता है, लेकिन एक बार जैसे जैसे दोषों का या निदान सेवन चालू होता है और जैसे जैसे चालू रहता है और पैथोलॉजी बनती जाती है, वैसे वैसे ये और ज्यादा धातुगत हो जाता है और इसके फ्लेयर्स, रेकरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो वो कम करने के लिए हमें ओजव वृद्धिकर चिकित्सा या रसायन चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। तो हमारी ट्रीटमेंट का एम होना चाहिए रक्त का प्रसादन होना, वर्ण का प्रसादन होना, रक्त में संचित जो क्लेद है, दुष्टि है, वो कम करना, और वहां पे ओजो वृद्धिकर या रसायन चिकित्सा करना। ये हमारी ट्रीटमेंट का सोरियोसिस के पेशेंट को ट्रीट करते वक्त एम होना चाहिए। तो शमन औषधियों में बहुत सारे चूर्ण क्वाथों का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, सिंगल पटोल क्वाथ, पटोल भरड़ का अगर क्वाथ हम पेशेंट को दे बनाने के लिए घर पे, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। पटोलादि क्वाथ का रेफरेंस आया है। मुस्तादि चूर्ण, त्रिफलादि चूर्ण, स्वर्णमाक्षिक गोमूत्र के साथ, सिर्फ स्वर्णमाक्षिक भस्म गोमूत्र में डाल के पेशेंट को लेने को बोलिए तो भी इससे काफी अच्छा परिणाम होता है कुष्ठ पे, सोरियोसिस पे। फिर दारवी चूर्ण विद गोमूत्र मैंने सिंपल सिंपल इसलिए चूज किए हैं ताकि वो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको आसान हो और कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा ना हो, और इससे आपको फायदा भी काफी मिलेगा। तो दारवी चूर्ण गोमूत्र के साथ, रसांजन गोमूत्र के साथ प्रयोग बोला है, रसांजन क्वाथ का प्रयोग बोला है। फिर पटोल मूल निम्बत्वक क्वाथ, बहुत सिंपल है, सिर्फ पटोल मूल और निम्बकत्वक, बस ये दो कॉम्बिनेशन है जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी, आसानी से मिलेगी। इसमें कोई कंट्रोवर्शियल ड्रग्स नहीं है, लेने में भी आसान है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। फिर खदीर त्वक का क्वाथ, खदीर का इंपॉर्टेंस कुष्ठ में इतना बताया है कि अगर खदीर को हम खाने में यूज करें, खदीर को नहाने में यूज
यूज करें, खदीर का नस्य करें, खदीर के चूर्ण से अगर हम उद्वर्तन करें तो कुष्ठ ठीक होने में मदद होगी। जहां जहां कुष्ठ बोला है हम वहां वहां सोरियासिस के बारे में सोच के उस तरह से इसे अप्लाई करेंगे। फिर आरकवत पत्र और कुटचक्वाथ का रेफरेंस आया है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफलाक्वाथ सिंपल दे सकते हैं। जहां जहां मल शुद्धि करना अपेक्षित है, जहां जहां रसायन द्रव करना अपेक्षित है, वहां पे त्रिफला बहुत अच्छा काम करेगा। और सप्तकर्ण सप्तपर्णक्वाथ, या जरूरी नहीं कि आप ये सारे रखें आपके क्लिनिक में, इसमें से 2 या 3 कोई भी आप कॉम्बिनेशन करके क्लिनिक में आप पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो यूजुअली वो काफी देर तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, उन्होंने सारे मेथोट्रेक्सेट जैसे स्टेरॉइड्स खाए हुए होते हैं, उसके बाद उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। इसलिए हमारे ड्रग्स तुरंत शुरू करने से उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसे में काउंसलिंग या फिर आश्वासन चिकित्सा बहुत जरूरी है। कुष्ठ के पेशेंट को, सोरियासिस के पेशेंट को पहले जब वो आते हैं आपके पास, आपको अगर हिस्ट्री मिलती है कि इन्होंने सारी इतने सालों से ट्रीटमेंट ली है, इनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री, इनको अगर फैमिली हिस्ट्री भी है और उनका निदान सेवन भी सतत चल रहा है, तो ये जब सब होता है, जब हम अपनी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उन्हें काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि हम जब आपके ट्रीटमेंट के साथ स्टेरॉइड्स, कोई भी स्टेरॉइड्स इमीडिएटली बंद नहीं करना होता है, उसको धीरे धीरे ही विड्रॉ करना होता है। अगर इमीडिएटली आप बंद करेंगे तो उसके उसके वजह से फ्लेयर अप होता है और बहुत प्रॉब्लम्स पड़ती है। तो वो धीरे धीरे स्टेरॉइड्स आप बंद करेंगे, कम करेंगे, और उसके बाद साथ में हमारी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो बहुत बार फ्लेयर होता है। तो ये काउंसिल मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट है उनका स्किन, मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि आप ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद हो सकता है आपका 1 या 2 महीने में आपका ये डिजीज जो है, ये पैचेस जो है, ये ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन डरना नहीं है, उसके बाद वो कम होंगे। तो ये काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, वरना हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और पेशेंट बोलता है कि आपने दवाई दी और मेरा तो ठीक हो रहा था लेकिन वो दोबारा पूरा भर गया, तो फिर दैट बिकम्स अ नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर आवर साइंस एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर प्रैक्टिस इन द लॉन्ग रन। तो ये काउंसलिंग करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम निदान बोलेंगे, जो नहीं करना है जो ट्रीटमेंट बोलेंगे। ठीक है। और मेंटली और इमोशनली पेशेंट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनकी, जैसे हम लोग ने शुरू में डिस्कस की, उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, उनकी सोशल लाइफ बहुत अफेक्टेड होती है, और उन इसलिए वो हमेशा एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट थे कि ही वाज बैडली अफेक्ट, उसकी सेक्सुअल लाइफ इतनी बैडली अफेक्ट हुई थी सोरियासिस की वजह से कि वो डिप्रेशन में जा रहा था और उनको सुसाइडल टेंडेंसीज थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है और पेशेंट को बतानी है, ताकि ये हमें मतलब चिकित्सा करने में सफलता मिले और सहयोग मिले पेशेंट का। ठीक है। उसके बाद अलग अलग गुटी वटिया जो इस ये तो मैंने कुछ लिस्ट दी है, लेकिन बहुत सारी है जो हम यूज कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी है, आरोग्यवर्धिनी का जहाँ पे शुरुआत है, जहाँ पे पेशेंट ने स्टेरॉइड्स लिए हैं काफी सारे, जहाँ पे क्लेद उत्पत्ति है ज्यादा है, और जो शुरू रस रक्तगत है वहां पे आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे मल विबंध है साथ में, वहां पे आरोग्यवर्धिनी का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। गंधक रसायन का जो उपयोग है, जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक है पेशेंट में लेजन्स, उनको 10 साल से 12 साल से अगर सोरियासिस है, तो वहां पे गंधक रसायन, क्योंकि इसका त्वचा पे और रक्त पे बहुत उत्तम कार्य है, तो गंधक रसायन हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। पित्त अधिकता जहाँ पे है, दहा ज्यादा है, वहां पे भी गंधक रसायन बहुत अच्छे से इस्तेमाल रिजल्ट देते हैं। गोमूत्र हरितकी, गोमूत्र बहुत श्रेष्ठ है सारे कुष्ठों में, तो इसलिए गोमूत्र और हरितकी ये चूर्ण फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेद शमन होके कंडूनाश के लिए उत्तम कार्य करता है गोमूत्र हरितकी। और हरितकी रसायन है, तो रसायन द्रव्यों का हमको ट्रीटमेंट करते वक्त जरूर इस्तेमाल करना है। कामदुधा रस, ये दाह शमन करेगा, वर्ण प्रसादन करेगा, रस रक्त प्रसादन करेगा, इसके लिए कामदुधा, जहाँ पे पित्त अधिक है वहां पे यूज करना चाहिए। कंडुग्न भी है। चंद्र प्रभा वटी, ये भी क्लेद कम करने के लिए, साथ में अगर पेशेंट डायबिटिक है, अदर सिम्टम्स है, तो वहां पे मतलब कफज व्याधि कुष्ठ के साथ और जैसे पेशेंट ओबेस है, स्थौल्य और प्रमेह के साथ अगर कुष्ठ है, तो वहां पे चंद्रप्रभा वटी बहुत अच्छा कार्य करती है। चंद्रकला रस, जहाँ पे दाह और पित्ताधिक्य बहुत ज्यादा है, वहां पे चंद्रकला रस बहुत अच्छे से काम करता है कुष्ठ में। कुष्ठ में दाह, सोरियासिस में क्या होता है कि बहुत बार, जैसे मैंने आपको बताया, वो ऑस्पेट साइन
कि पेशेंट को बैठे बैठे अगर हाथ पे है, पाम्स पे है या फिर सोल्स पे है, तो बैठे बैठे वो स्किन निकाल देते हैं फोर्सफुली और वहां पे ब्लीडिंग होता है, तो वो जख्म होने से वहां पे दाह होता है। वो अलग तरह का दाह है। और कुछ और एक दूसरा दाह ऐसा होता है कि जब लेजेंड्स की उत्पत्ति होते हैं, नए नए मंडल शुरुआत होती है शरीर में उत्पन्न होने की, तो उसके साथ दाह होता है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है याद रखना। वहां पे चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करेगी, कि जो पूरा पित्त प्रधानता है। कृमि कुठर रस सारे कुष्ठों में कृमि का विचार करके कृमि कुठर रस इस्तेमाल करना चाहिए। हरिद्रा खंडवटी जहाँ पे दाह है, सॉरी, जहाँ पे कंडु प्रधानता है, वहां पे हरिद्रा खंड वर्ण्य के लिए, रस प्रसादन, रक्त प्रसादन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। गुडुचि घनवटी, जैसे मैंने कहा कि रसायन, गुडुचि का बहुत अच्छा उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, चरक में मिलता है कि गुडुचि स्वरस को अगर नित्य सेवन किया जाए और सिर्फ पेशेंट को दुग्धाहार पर रखा जाए 7 दिन तक, तो कुष्ठ ठीक होने में काफी हद तक फायदा करता है। तो ऐसे में गुडुचि घनावटी या गुडुचि स्वरस तो बहुत इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वो यूज कर सकते हैं हम। रसायन वटी, जहाँ पे रसायन कार्य अपेक्षित है, रसायन वटी यूज करना चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना था तृतीय मास कषाय टैबलेट, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से त्वचा की उत्पत्ति जो है वो गर्भावस्था में तृतीय मंथ में होती है, इंटर थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। सो तृतीय मास कषाय टैबलेट यहाँ पे यूज करना चाहिए। फिर अलग अलग गुगुल जो है हम लोग कुछ सोरियासिस में यूज कर सकते हैं। उसमें कैशोर है, अमृता है। कैशोर कहाँ यूज करना है? जहाँ पे ऊर्ध्व चतुर्गत है, लेजेंड्स स्काल्प सोरियासिस में है, या फिर नेक पे है, या फिर हैंड्स में है, वहां पे ज्यादा अच्छा काम जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है यूज होता है। वात कफ प्रधानता ज्यादा है, वहां पे कैशोर गुगुल अच्छे से काम करता है। अमृता गूगल कहाँ यूज करना है? ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जरूरी नहीं कि आप सारे रखो, इसमें से 2 गूगल आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं। जैसे पंचतिक्त घृत गूगल है, जो सारी अवस्थाओं में काम करता है, तीनों दोषों पे काम करता है, रक्त पे उत्तम कार्य करता है। इसके लिए सारे कुष्ठों में, सोरियासिस में, या फिर किसी भी तरह के स्किन के प्रॉब्लम्स में आप ये यूज कर सकते हैं। तो पंचतिक्त घृत गूगल है। त्रिफला गूगल, जहाँ पे क्लेद है, कंडू है, शुरुआत है, वहां पे आप त्रिफला गूगल यूज करते हैं। योगराज गूगल मैं इस्तेमाल करती हूँ जहाँ पे अर्थराइटिक चेंजेस है सोरियोसिस के साथ साथ। सोरियोसिस 10-12 साल होने के बाद उसमें अर्थराइटिक चेंजेस दिखते हैं, तो वहां पे योगराज गूगल के, जहाँ पे जॉइंट पेन एसोसिएटेड है विद द लेजेंड्स, वहां पे योगराज गूगल बहुत अच्छा काम करता है। गोक्षुरादि गूगल अपान क्षेत्र में, अगर कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है, जेनाइटल एरिया में है, तो वहां पे गोक्षुरादि गूगल। साथ में अगर जैसे मैंने बताया, जैसे सेम इंडिकेशन चंद्रप्रभावटी, सारे जो मेदज व्याधि है, कफज व्याधि है, उसके साथ हम गोक्षुरादि गूगल यूज कर सकते हैं। एकविंशति को गूगल, ये रेफरेंस हमें भैषज रत्नावली में मिलता है गूगल का, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ जो पीजी कर रहे थे उन्होंने ये टॉपिक लिया था, तो उसका भी इस्तेमाल वो बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके सिवाय और भी गूगल है, जैसे वहाँ योगराज गूगल का इस्तेमाल होता है, या फिर स्वयंभू गूगल है, वो भी यूज होते हैं। लेकिन जो मैं यूज करती हूँ उसके मैंने मेंशन किया है, आप इसमें से कोई भी 2 क्लिनिक में यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए जो ग्रंथों में आया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन के लिए बहुत लिमिटेशंस है। एलोपैथी में, आयुर्वेद में भी जो स्त्री कुटज ऑयल अवेलेबल है रेडीमेड मार्केट में, जिसे 777 ऑयल के नाम से जाना जाता है, उसके काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। उसके सिवाय महामरीचादि तेल मिलता है मार्केट में, वो भी अच्छा है। और वज्रक तेल का रेफरेंस है, महामरीचादि तैलम, मरीचादि तैलम, पंचतिक्त घृत है, जो हम लोग लगा सकते हैं, एज इट इज लगाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन उसके घृत लगाने के जो ड्रॉबैक्स है या साइड इफेक्ट्स नहीं बोल सकते, लेकिन पेशेंट बोलते हैं कि इट स्टिंग्स, जो हमारे घृतों का स्मेल होता है वो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, या फिर जो कपड़ों पे दाग गिरते हैं, अगर ऑइंटमेंट बेस हम लोग उसे बनाए तो ये शायद कम हो लिमिट, और उसमें अगर कोई हम लोग ऑर्डर डाले, अच्छा सा सुगंध डाल दे, तो फिर ये ओवरकम हो सकता है। तो पंचतिक्त घृत अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट दे सकते हैं, पंचतिक्त महातिक्त घृत दे सकते हैं, तिक्त का घृतम का रेफरेंस है, पटोलादि घृत है, महाखदे घृत है, तिक्त षटपल घृत है। ये सारे घृत रेफरेंस ग्रंथों में आए हैं। इसमें से आप जरूरी नहीं कि सारे रखे, जैसे मैंने बोला, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है स्किन की तो इतना सारा इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। आप कोई भी एक, पंचतिक्त अच्छा है, मैं अपनी क्लिनिक में वज्रघृत यूज करती हूँ जिसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है, तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। और तेल और घृत दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ वात प्रधानता ज्यादा है वहाँ तेल अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है,
और जहाँ पे पित्ताधिक्य है वहां पे आपको घृत अप्लाई करना है पित्त कफ प्रधान में, और वात वात कफ प्रधान में आपको तेल ऑयल यूज करना है। वज्राघृत के बारे में बोल रही थी, मैंने इस पे काफी काम किया है। अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, चिकित्सा स्तन अध्याय में आया हुआ है, और इसके जो कंटेंट्स है इसमें वासा है, निम्ब है, अमृता, गुड़ुचि है, पटोल, कंटकारी, करंजा, त्रिफला और उशीर। इसमें ये 8 द्रव्य है, और ये सारे इजीली अवेलेबल है। कोई भी कंट्रोवर्शियल इसमें ड्रग नहीं है। इसके रिजल्ट्स जो मैंने आज मेरे प्रैक्टिस में देखे 14-15 साल के, तो बहुत प्रॉमिसिंग है। आप घृतपान करते समय बस यही याद रखना है आपको कि पेशेंट में अगर सामावस्था के लक्षण है, अग्निमांद्य है, उस अवस्था में आपको घृतपान नहीं करना है पेशेंट को। पहले वो साम अवस्था ट्रीट करनी है, वहां पे दीपन पाचन चिकित्सा देनी है। आरोग्य वर्धिनी से भी दीपन पाचन कर सकते हैं कि जो दीपनी है, पाचनी है और कुष्ठ पे काम करने वाली है। तो वो करने के बाद जब सामता की सारी लक्षण निकल जाए शरीर में से और विराम अवस्था हो, तभी घृतपान करना चाहिए। अन्यथा अगर आप साम अवस्था में घृतपान करेंगे तो कुष्ठ की वृद्धि होगी। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। उसके बाद आहार का जो महत्व है कि मतलब जो खदीर के बारे में आपको बता रही थी मैं कि खदीर को आप खाने में यूज कर सकते हैं। उसी तरह विडंग और खदीर का प्रयोग ग्रंथों में आया है कि आहार निर्माण के वक्त आप खदीर का फांड ले सकते हैं, खदीर का काढ़ा ले सकते हैं, उसमें आप अलग अलग खाना पका सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। उसके बाद पान के लिए इससे सिद्ध जल आप पान के लिए यूज कर सकते हैं। परिसेचन आप नहाने के लिए ये पानी यूज कर सकते हैं, उससे धूपन कर सकते हो, और इसके सूक्ष्म चूर्ण से आप प्रदेह कर सकते हैं, शरीर में इसका लेप कर सकते हैं, और उद्वर्तन के लिए इसको यूज कर सकते हैं नहाते समय। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है लेकिन बहुत फायदा करेगी, क्योंकि कुष्ठ में सप्त धातु जो दृष्टि बताई है, और सुश्रुत के हिसाब ने बताया, सुश्रुत ने जो बताया 7 धातुओं की दृष्टि होती है। तो हमें अगर काम करना है तो हमें आहार रस से काम करना है। इसलिए आहार में अगर आहार निर्माण के वक्त ही हम अगर ये छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो जो रस की उत्पत्ति होगी वो अच्छी होगी। तो उस वजह से रक्त की, अस्थि की और शुक्रता की उत्पत्ति अच्छी होगी। ओज अच्छा तैयार होने से स्किन का वर्ण अच्छा रहेगा, और कुष्ठ या सोरियासिस से जल्दी मुक्ति मिलने के लिए आसानी होगी। फिर जैसे मैंने बताया, सुश्रुताचार्य ने पूर्व रूप अवस्था में ट्रीटमेंट बताई है। ये हमें कहा प्रैक्टिस में काम आएंगी, और रूप अवस्था में ट्रीटमेंट बताई है। कुछ पेशेंट होते हैं जो सोरियासिस से पीड़ित होते हैं, और फिर जब उनके बच्चे, जैसे मेरे एक पेशेंट आते हैं मेरे पास, शी हैज अ स्किन प्रॉब्लम, सोरियासिस प्रॉब्लम है उनको काफी सालों से, उनके हस्बैंड को भी है, दोनों को है। अभी उनकी बच्ची है जो 10 साल की, उन्हें काफी डैंड्रफ है पिछले 5-6 महीने से, और वो ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट बंद करके दोबारा होता है, और वो स्केल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें भी सोरियासिस, स्काल्प सोरियासिस की उत्पत्ति हो के ये शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में ही ट्रीटमेंट करना, ताकि आगे जाके वो संप्राप्ति पूरी तरह से तैयार ना हो, शरीर में तैयार नहीं हो, और पेशेंट जल्दी ठीक हो सके, इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और जो उन सुश्रुताचार्य ने जो रेफरेंसेस दिए हैं, त्वगत अवस्था में शोधन करना है। जब हम शोधन कहेंगे तो वमन विरेचन, बस्ती यहाँ पे यूज करते हैं, नशे यूज कर सकते हैं, लेपन आदि उपचार करने, जो अलग अलग लेप थोड़ी देर पहले हमने अभी डिस्कस किए, और मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ लेपों के बारे में आगे चल के। रक्तगत अवस्था में शोधन करना है, लेपन करना है, कषायपान और रक्त मोक्षण करना है। कषायपान जो पटोल आदि का क्वात, अरगवद आदि क्वात, ये सारे जो बताए वो सारे यूज कर सकते हैं। लघु मंजिष्ठादि काढ़ा, महामंजिष्ठादि क्वात है, अमृतादि क्वात है, खदीराजिष्ठ है, ये सारे हैं, ये भी यूज होते हैं। मांसगत अवस्था में जो है शोधन, आलेपन, कषायपान, रक्त मोक्षण, मंथ, असवरिष्ठ और अवलेह का उपयोग करने को कहा है। यहाँ पे हम अवलेह में अमृत भल्ला तक अवलेह का जो रेफरेंस आया है भैषज रत्नावली में, कुष्ठ रोग अधिकार में, वो यूज कर सकते हैं। भल्ला तक बहुत श्रेष्ठ दवाई है और उत्तम रसायन है, इसलिए हम लोग अमृत भल्ला तक अवलेह, इसको रसायन और कुष्ठ दोनों, कुष्ठ को, सोरियासिस को ठीक करने के लिए, और उसका रेकरेंस नहीं हो इसके लिए सिर्फ अमृत भल्ला तक अवलेह देते वक्त ये ध्यान रखता है कि इसके साथ जो अनुपान है वो पोषण दुग्ध बोला है, क्योंकि वो उष्ण कल्प है, इसके लिए इसके साथ पोषण दुग्ध का अनुपान करके ही अमृत भल्ला तक अवलेह सेवन करने को देना है पेशेंट को। उसके बाद मेदोगत अवस्था है, जो अगर पेशेंट ने निदान परिवर्जन अच्छे से फॉलो किया तो ये ट्रीटमेंट
बहुत डिफिकल्टी से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा ये अवस्था में, और अस्थि मज्जागत अवस्था जो है वो असाध्य बताइए, उसे ट्रीट करना ही नहीं है। फिर रूप अवस्था में जो चिकित्सा बताई है वही है। हमें ये याद रखना है कि सारे कुष्ठों में तीनों दोषों की प्रधानता होती है, उसमें से सोरियासिस में तीनों दोषों की प्रधानता होती है। तो वातज जहां जहां है वहां पे घृत और ऑयल भूल के नहीं चलना है। पित्तज में घृत लगाना है, कफज में ऑयल यूज करना है, और जहाँ पे त्रिदोषज है वहां पे तुवरक तेल, भल्ला तक तेल, ये रेफरेंसेस आए हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रूप अवस्था में चिकित्सा हम कर सकते हैं। दुर्वादी तेल भी आया हुआ है, वो भी यूज कर सकते हैं। अष्टांग हृदयकार के हिसाब से अगर देखेंगे, जो वातज कुष्ठ है, सोरियासिस है, जहाँ पे वात प्रधानता है, वहां पे हम दशमूल, गुडुचि, एरंडमूल और काकजंगा वनस्पति से सिद्ध किया हुआ घृत यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो घृत बताए थे, पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, तिक्तक घृत, वो सारे घृतों में से कोई भी एक घृत, वज्र घृत आप यूज कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए आपको मालूम होना चाहिए। आपको जो सही लगे, आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव लगे, आप यूज कर सकते हैं। ऑयल और घृत में जीवंती, मंजिष्ठा, दारवी, कंपिलक और तित्थ से सिद्ध तेल या घृत इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर विपादिका और चर्मदल में सर्जरस सिद्ध तेल या घृत यूज करना चाहिए। उसके बाद अष्टांग हृदय में चिकित्सा के बारे में बताते वक्त उन्होंने शोधन का जो महत्व बताया, उन्होंने कहा है कि वमन जो है हर 15 दिन में करना है, विरेचन हर महीने करना है, नस्य हर 3 दिन में करना है, और हर 6 महीने में रक्त मोक्षण करना है। ये करते वक्त अग्नि का विचार करना है, और अग्नि और पेशेंट के बल का विचार करना है। अगर अग्निनाश होके, दौर्बल्य होके अग्निनाश होगा, तो फिर वहां पे रुग्ण का नाश होगा। तो पंचकर्म करते वक्त प्रैक्टिकली ये बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो निदान की वजह से दोषों की उत्पत्ति बार बार होती रहती है शरीर में, सोरियासिस में, उसको शोधन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। तो ये करना जरूरी है, लेकिन पेशेंट का कंप्लायंस देख के, उनका लाइफस्टाइल देख के वो हमें डिसाइड करना है कि हमें करना है कि नहीं करना है इतना फ्रिक्वेंटली। फिर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कुष्ठ में जो कुछ लेप है और जो मेंशन नहीं किए हुए हैं मैंने इसमें स्लाइड में, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं। और एक चीज जो कुष्ठ में मेन बताई है ना, सिद्धार्थक चूर्ण करके आया हुआ है कुष्ठ में, जिसमें चिकित्सा स्थान में आया हुआ रेफरेंस है। उसमें नागर मोथा, मदन फल, त्रिफला, करंज, आरगवद, इंद्रयव, दारू हरिद्रा, सप्तपर्णी, ये सारे द्रव्य आए हुए हैं। और ये जो है स्नान के लिए इन चूर्णों को मतलब इस चूर्ण से आप पानी सिद्ध करके वो पानी नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका पवन के लिए, विरेचन के लिए यूज कर सकते हैं। सिद्धार्थक स्नान चूर्ण को आप उद्वर्तन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी कुष्ठ में उद्वर्तन का के बारे में जब सोचेंगे, अगर वहां पे वात प्रधानता होगी, तो ये जो सारे द्रव्य है वो रुक्षण करेंगे। तो पहले स्नेहन करना है। जैसे अलग अलग तेल बताए हैं, निम्ब तेल है, करंज तेल है, मंजिष्ठादि तेल है, उन तेलों से पहले पूरे शरीर को आपको स्नेहन करना है। उसके बाद आपको उद्वर्तन करना है, जिससे वात का प्रकोप नहीं होगा और कंडू जैसे लक्षण कम होके वहां के लेजेंड्स सोरियासिस के कम होने में मदद होगी। आहार का जो उपयोग है, हमें पता है कश्यप संहिता में रेफरेंस आया हुआ है कि आहार जैसी कोई भी औषध नहीं है। अगर उत्तम दवाई के साथ हम उचित आहार दे, तो कोई भी व्याधि ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। सोरियासिस के लिए भी अगर हम आहार की उपाय योजना इस तरह से करेंगे, तो फिर सोरियासिस ठीक होने में काफी फायदा होगा। जैसे मैंने बोला कि लघु अन्नपान देना चाहिए। आप ज्वार की रोटी दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, ज्वार की धान है, मूंग है, पचने में बहुत हल्का होता है। तो इस वजह से अगर जो अन्न पचने में आहार लघु है, उससे आहार रस की उत्पत्ति अच्छी होगी, रस धातु की उत्पत्ति होगी अच्छे से, और उस उत्तर उत्तर धातु की अच्छी उत्पत्ति होने से त्वचा के जो दोष है वो कम होने में मदद होगी। उसके बाद जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भून के लेना चाहिए, भर्जन करके लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो लघुता प्राप्त होगी, और क्लेद उत्पत्ति जो प्रमुख घटना होती है संप्राप्ति में कुष्ठ के, सोरियासिस के, वो नहीं होगी। तो वो करना चाहिए। और अलग अलग जो खदीर है, हम लोग पटोल है, वो सब हमें खाने में यूज करने चाहिए। विडंग है, वो यूज करने चाहिए। फिर मूंग, मसूर, अरहर है, तिक्त शाक है, तिक्त रस वाले सारी सब्जियां हम यूज कर सकते हैं। पटोल उसमें प्रमुख है। और उसके बाद बाकुची, त्रिफला, पटोल, खदीर खाने में, डाइट में और ड्रिंक्स में, पानी में
अलग अलग पान में हम यूज कर सकते हैं।